हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। कठोर दायित्व के सिद्धांत को पढ़ेंगे। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रतिवादी कोई एक्ट करता है या कोई कार्य करता है जिसमें प्रतिवादी का कोई दोष नहीं होता, लेकिन उस एक्ट की वजह से वादी को नुकसान होता है, लीगल डैमेज होता है। तो क्या वादी के जो लीगल डैमेज हुआ है, जिसमें प्रतिवादी के एक्ट में प्रतिवादी का कोई दोष नहीं है, बिना किसी दोष के दोषपूर्ण कार्य किया है उसने, बिना किसी दोष के साथ में उसने कार्य किया है, यहाँ प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके कार्य से वादी को लीगल डैमेज हो रहा है, तो क्या प्रतिवादी को लायबल किया जाएगा? यस, प्रतिवादी को लायबल किया जाएगा। वादी के लीगल जो डैमेज हुआ है वादी को, उसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी होगा। इसी सिद्धांत के अनुसार, कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुसार, प्रतिवादी का जो एक्ट है, भले ही उसमें प्रतिवादी ने कोई दोष नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसे ही कठोर दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ये जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, इसमें दो नियम हैं, कठोर दायित्व का नियम और पूर्ण दायित्व का नियम। अब ये कठोर दायित्व का नियम कब आया? तो ये जो नियम था, ये जो डॉक्ट्रिन थी, इसे 1868 में इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के केस में लाया गया था। और जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है, इसे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1987 में लाया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिवादी के दोषपूर्ण आचरण के बिना उसका दायित्व उत्पन्न होता है। प्रतिवादी का दोषपूर्ण आचरण नहीं है, फिर भी प्रतिवादी उत्तरदायी होता है, इसे ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में ये इसका मतलब हुआ कि प्रतिवादी का कोई दोषपूर्ण आचरण नहीं है, लेकिन उसने ऐसा एक्ट कर दिया है जिसके वजह से वादी को लीगल डैमेज हुआ है, बस इसी की वजह से उसको लायबल किया जाएगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई वस्तुएं हैं जिनसे किसी व्यक्ति को अथवा उसकी संपत्ति को अथवा प्रकृति के लिए घातक हैं, फॉर एग्जाम्पल गैस, विस्फोटक पदार्थ, जहर, ज्वलनशील पदार्थ, घातक आयुध, हथियार, जोखिम भरी वस्तुएं, तो उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यक्ति उक्त वस्तु के संबंध में विशेष और युक्ति सावधानी बरते। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी वजह से किसी व्यक्ति को लीगल डैमेज होता है, तो फिर वहाँ प्रतिवादी लायबल होगा, भले ही उसका दोषपूर्ण आचरण नहीं रहा हो। इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो है, ए के पास में कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं जिनका उपयोग वो पटाखे बनाने में करता है। वह एक कारखाने में एक ऐसी जगह लगाता है, एक कारखाना लगाता है ऐसी जगह पर जहाँ आबादी एरिया है, जहाँ पास बहुत सारे घर हैं, लोग रहते हैं। एक दिन एक कारखाने में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास में आग भी फैल जाती है। उस आग से आसपास के लोग आग की चपेट में आ जाते हैं, कुछ घर भी जल जाते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि जो दुर्घटना हुई थी उसमें ए की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी ए को प्रतिवादी के तौर पर उत्तरदायी ठहराया गया। ए को उत्तरदायी इसलिए ठहराया जाएगा क्योंकि उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल्स को डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लागू किया जाएगा। कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाकर प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यहाँ ये माना जाएगा कि ए को अपने पास पड़े विस्फोटक पदार्थ को बेहद सावधानी से रखना था, जो कि उसने नहीं रखा, इसलिए ए उत्तरदायी है। ये जो केस है, लीडिंग केस है, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसको आप पढ़ोगे और समझोगे तो आपका कंसेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के संबंध में अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
इस मामले में प्रतिवादी ने एक स्वतंत्र ठेकेदार से एक जलाशय का निर्माण कराया। इस जलाशय का निर्माण उसने अपनी अपनी मिल को जल की आपूर्ति के लिए कराया था। प्रतिवादी ने कोई एक ठेकेदार बुलाया, अपनी मिल को जल की आपूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से जलाशय का निर्माण करा लिया। इस जलाशय के निर्माण स्थान के नीचे गुप्त सुरंगें थी, जिसका आभास ठेकेदार को नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप वो जो सुरंगें थी वो बंद हो गई। जलाशय जब जल से भर गया तो जल इन सुरंगों के रास्ते से बगल की भूमि में, जहां वादी के कोयले की माइन थी, वादी के कोयले की खदान थी, उनमें जाकर के पानी भर गया। प्रतिवादी को इस सुरंग का ज्ञान नहीं था और न ही प्रतिवादी का कार्य उपेक्षा से युक्त था। ये प्रतिवादी ने कोई उपेक्षा नहीं की थी, कोई गलती नहीं की थी। फिर भी प्रतिवादी को जो न्यायाधिपति ब्लैकबर्न थे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत को लागू करते हुए उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी का कार्य भले ही दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिवादी के एक्ट की वजह से वादी को लीगल डैमेज हुआ है, तो वादी को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। और इसमें यह भी कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि पर किसी भी ऐसी वस्तु को लाता है, उसको वहाँ रखता है, जो यदि वहाँ से निकल जाए तो संभवतः क्षति कारित करती। ऐसा ही इस केस में हुआ था, इसलिए प्रतिवादी को यहाँ पर उत्तरदायी ठहराया गया। एक इंडिया का भी केस है भारत का, जोगिंदर सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर राज्य, AIR 2011 का। इस मामले को पढ़ते हैं। इस मामले में एक खेत में बिजली के तार खुले पड़े हुए थे तथा पिछले 10 दिनों से वो उसी स्थिति में पड़े थे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति उस तारों के संपर्क में आ जाता है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। प्रतिवादी ने अपने डिफेंस में कहा कि ये जो कार्य था वो एक्ट ऑफ गॉड में कवर हो रहा था, लेकिन न्यायालय ने उसके तर्क को बिल्कुल भी नहीं माना। और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू करके प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया। न्यायालय ने यह भी कहा कि लगभग 10 दिनों तक विद्युत तारों का खुला पड़ा रहना ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता, ये तो सीधा सीधा विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है। न्यायालय ने विभाग एवं राज्य दोनों को प्रतिकर के लिए उत्तरदायी ठहराया। अब क्या क्या शर्तें हैं, कब कब किन किन शर्तों के पूरा होने पर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाएगा। पहली शर्त है खतरनाक वस्तु का होना। दूसरी शर्त जो है उस वस्तु का, वो जो खतरनाक वस्तु है उसका बच करके सीमा से बाहर निकलना। और तीसरी जो महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है, ऐसी वस्तु का भूमि पर रखा जाना असहज हो, अस्वाभाविक हो। तीनों आवश्यक शर्तों को पढ़ते हैं। पहली शर्त है खतरनाक वस्तु का होना। यदि किसी व्यक्ति के पास में जो खतरनाक वस्तु हैं, जैसे गैस, विद्युत, विषैले वृक्ष, विस्फोटक पदार्थ, हानिकारक धूम, जंग लगे तार, प्रकंपन उपकरण, ज्वलनशील जो पदार्थ हैं, घातक आयुध हैं, जोखिम भरी वस्तुएं, ये जो है तो फिर प्रतिवादी से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो उनका सावधानी बरते और युक्त अपनी सावधानी में रखे। नंबर दो शर्त कह रही है कि ऐसी जो वस्तुएं हैं वो प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर चली जाए और टॉर्ट कमिट कर दे। पहली कंडीशन जो है वो खतरनाक वस्तु का होना प्रतिवादी के पास में। दूसरा, प्रतिवादी के नियंत्रण से वो जो खतरनाक वस्तुएं हैं वो बाहर चली जाए, जिससे कि टॉर्ट कमिट हो जाए। और तीसरी कंडीशन है, ऐसी खतरनाक वस्तु को प्रतिवादी ने किसी विशेष प्रयोजन तथा विशेष प्रयोग के लिए उसने वहाँ रखा हो, अपने पास रखा हो। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं, जब पूरी हो जाती हैं, तब कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाता है। अब यहाँ विश्लेषण में
ये कहा गया है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु अर्थात कोई ऐसी वस्तु जो उस सीमा से बाहर निकल जाने पर संभवतया क्षति कारित कर सकती हैं और उसको वहाँ पर रखता है, उसको पता है प्रतिवादी को कि ये वस्तु जो है वो खतरनाक है, और अगर वो अपनी सीमा से जहाँ उसने रखा है बाहर निकलेगी तो संभवतया पूरी संभावना है कि वो टॉर्ट कमिट करेगी, किसी को क्षति कारित करेगी, तो फिर वहाँ पर प्रतिवादी को है जो उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब कब कब ये सिद्धांत लागू नहीं होता, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे वादी का स्वयं दोष हो, यदि किसी कार्य में वादी स्वयं दोषी हो या वादी की कोई गलती असावधानी हो, वहाँ पर वादी प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। दूसरा है एक्ट ऑफ गॉड, देवकृत कार्य। यदि वस्तु का प्रतिवादी के परिसर के बाहर निकलना अपूर्व दृष्टि नहीं था और वह किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना या किन्हीं अलौकिक शक्तियों के हुआ है, कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि जो वस्तु खतरनाक वस्तु प्रतिवादी के पास में है वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वादी को नुकसान होती है, कारित करती है, नुकसान कारित करती है वादी को, तो फिर वादी जो है वो प्रतिवादी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता और ये सिद्धांत लागू नहीं होता। नंबर 3, वादी की सहमति। यदि वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु के संग्रहण की सहमति दे दी हो तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। नंबर 4, तीसरे पक्षकार का कार्य। यदि क्षति किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य के परिणाम स्वरूप हुई हो जो न तो प्रतिवादी का सेवक है, न ही प्रतिवादी का अभिकर्ता है, एजेंट है, और न ही प्रतिवादी के कोई नियंत्रण का कोई व्यक्ति है, प्रतिवादी और वादी के अलावा तीसरा व्यक्ति आकर के कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से कोई टॉर्ट कमिट होता है और वो वस्तु जिसके प्रतिवादी के नियंत्रण में थी वो बाहर चली जाती है और वादी को नुकसान कारित करती है, तो फिर प्रतिवादी वहाँ पर ये जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, प्रतिवादी लायबल नहीं होकर के कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाएगा। नंबर 5 है सांविधिक प्राधिकार। सांविधिक प्राधिकार का प्रयोग प्रतिरक्षा के तौर पर तब नहीं किया जा सकेगा जब कार्य उपेक्षापूर्ण रहा हो। यदि कार्य उपेक्षापूर्ण नहीं रहा हो तब कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब पढ़ते पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। जब कठोर दायित्व के सिद्धांत को भारत में लागू किया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। कब किया था? 1987 में किया था। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी, तो उस पर जो प्रतिवादी कंपनी जो थी उसको जैसे लाइबल किया गया था, MIC नामक जो जहरीली गैस थी वो हवा में फैल गई थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को फिर वहाँ प्रतिवादी बनाया गया था और उसको उत्तरदायी भी ठहराया गया था, क्षतिपूर्ति करवाई गई थी। यही केस इम्पोर्टेंट केस है और इसी में आपको पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को पढ़ने को अच्छे से मिलेगा। तो ये यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था जिसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, उसमें जो MIC नामक जहरीली गैस हवा में फैल गई थी उसके लिए उस प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया था कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुसार। और उसी कठोर दायित्व के सिद्धांत को भारत में जब अपनाया जाता है तो उसे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अनुसार उस कंपनी को, उस कॉरपोरेशन को क्षतिपूर्ति के लिए लायबल किया गया था।